सर, कारपोरेशन में जिस तरह से आपने कैंपेन किया, लगभग 80 से ज़्यादा आपने रोड शो, सभाएं, इंटरव्यूज तमाम जगह दिए, उसकी एक रिपोर्ट भी आई है आपके दफ्तर से। क्या लग रहा है, नतीजा किस तरह बैठेगा, कितनी उम्मीद है 29 कारपोरेशन में लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीरता से लिया। कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने की। अगर आप हमारा कैंडिडेट्स का मिक्स देखें तो सब्जी बेचने वाले से लेकर तो पीएचडी तक, प्राचार्य तक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ऐसे सारे प्रकार के लोग हम लोगों ने इस चुनाव में उतारे। उसके बाद हम लोगों ने कैंपेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। पहली बार एक केवल सभाओं के ऊपर जोर न देते हुए सभाएं भी की। उसके साथ हम लोगों ने प्रगट मुलाकात, एक नई चीज़ लाई जिसमें ओपन पब्लिक इंटरव्यू, इस प्रकार से हम लोगों ने बात कही। कुछ रोड शोज भी किए और ये सब करते हुए स्पेसिफिक हमने हमारी कैंपेन ये 80 to 85% हम लोग केवल डेवलपमेंट पर बोले, विकास को हमने फोकस रखा। और जिस शहर में गए हमने उस शहर में कोई नेशनल इश्यूज़ पर या स्टेट के इश्यूज़ पर बात नहीं की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में अभी तक हमने क्या किया, इस शहर की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को समाप्त करने का हमारा एक्शन प्लान क्या है, ये बात हमने की। इसके कारण लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये सीरियस लोग हैं, लोग हमसे कनेक्टेड फील करें, किया लोगों ने। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुंबई सहित सारे कॉरपोरेशन में हमारा बहुत अच्छा नतीजा होगा। और विशेष रूप से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो 29 कॉरपोरेशन है उसमें से 26 से 27 कॉरपोरेशन में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी इनका महापौर होगा। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट पर आप लोगों ने बात की, लेकिन उसके बावजूद हिजाब का मुद्दा निकल गया, खान पठान का मुद्दा निकल गया। आपके विरोधी आपकी पार्टी के नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, हम लोगों ने तो केवल जवाब दिया। हम चुनाव को भावनिक मुद्दों पर नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि हमारे लिए तो चुनाव को डेवलपमेंट के मुद्दे पर रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट का मुद्दा सिर्फ हमारे पास था। हमारे विरोधियों को 25 साल मुंबई चलाने के बावजूद डेवलपमेंट का वो एक वर्क नहीं दिखा सकते थे। हमारे पास तो कोस्टल रोड था, हमारे पास सी लिंक थी, हमारे पास अटल सेतु था, हमारे पास नई मुंबई का एयरपोर्ट था, 475 किलोमीटर की मेट्रो थी, हमारे पास सबअर्बन रेलवे थी, हमारे पास एसटीपी थे, हमारे पास रोड नेटवर्क था, हमारे पास टनल्स थे। कई ऐसे मुद्दे थे कि जो हमने किए, जो पूरे हुए, जो लोगों को डिलीवर हुए। उनके पास 25 साल में एक भी था नहीं। इसलिए उनको तो इसको भटकाना ही था, इसलिए वो लगातार भटकाने का प्रयास करते रहे। मैंने तो आपको पता है, मैंने एक प्राइज मनी घोषित किया था कि उद्धव ठाकरे जी का विकास के ऊपर एक भाषण दिखाइए और 1,000 रुपये ले जाइए। हर सभा में उसको मैं बढ़ाता गया, 7,000 रुपये तक मैं पहुंचा, फिर भी वो विकास पर नहीं बोले, आखिर तक नहीं बोले। हम लोगों ने केवल जब भी उन्होंने इस प्रकार की बात कही, जिसे उन्होंने भेद करने की कोशिश की, कि उन्होंने कहा मराठी और मुस्लिम ये मिलकर मुंबई का मेयर बनाएंगे। तो हमने कहा भाई मराठी हिंदू है, आप हिंदू और मराठी को अलग नहीं कर सकते। आपका ये जो दाव है ये हम यशस्वी नहीं होने देंगे। हिंदू सारा एक रहेगा, मराठी महापौर बनेगा, लेकिन आप हिंदू को उससे पृथक नहीं कर सकते। ये हमने बहुत साफ शब्दों में बताया। महापौर मराठी ही बनेगा? देखिए, क्यों नहीं बने, मैं उल्टा सवाल करता हूँ। अगर चेन्नई में तमिल महापौर बनता है, अगर अहमदाबाद में गुजराती महापौर बनता है, अगर हैदराबाद में तेलुगु महापौर बनता है, अगर कहीं पंजाब में पंजाबी महापौर बनता है, कहीं राजस्थान में अगर राजस्थानी महापौर बनता है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हम मराठी महापौर की बात करें तो क्या गलत है? बनना चाहिए। एक सवाल का उत्तर आपने कई इंटरव्यू में दिया है या बाकी लोगों ने पूछा होगा कि उद्धव के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि वाकई में उद्धव की राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। शायद राज ठाकरे के सहारे अपनी राजनीति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें नुकसान राज ठाकरे का होगा, ऐसा आपका असेसमेंट है? जी, मेरा बिल्कुल ऐसा ही असेसमेंट है। देखिए, दोनों भाइयों के लिए
उनके जो पार्टियां है वो पार्टियां ज़मीन खो रही है, दे आर लूजिंग द ग्राउंड। और उस ग्राउंड को तलाशने के लिए, उस ज़मीन को तलाशने के लिए उनको ऐसा लगा कि हमारा साथ में आना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि दोनों साथ में आएंगे तो सारा मराठी वोट उन तक चला जाएगा। उनको ये पता ही नहीं था कि मराठी जो वोटर है वो संकुचित मनोकामना वाला आदमी नहीं है, उसकी मनोवृत्ति संकुचित नहीं है, मानसिकता भी संकुचित नहीं है, व्यापक विचार करने वाला वो है। इसीलिए 3 चुनाव अगर आप देखें उसमें से 2 चुनाव उनके खिलाफ लड़े और नंबर 1 की पार्टी मुंबई में हम रहे, तो मराठी ने हमको वोट दिया, हमारा स्टेबल वोट है मराठी है। लेकिन उनका एक कहना मानना था कि दोनों साथ में आ जाएंगे तो शायद उनकी जो खोई हुई ज़मीनें उनको मिलेगी, वो मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कहा, वो बार बार कहते हैं कि मराठी जनों के अस्तित्व की लड़ाई है। मैं कहता हूँ मराठी जनों को कुछ नहीं हो सकता, ये इन 2 भाइयों के पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। पर राज ठाकरे ने कहीं उद्धव को संजीवनी देने का काम किया है इस चुनाव में कम से कम। देखिए, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये राज ठाकरे जी उनके साथ गए तो उनके कार्यकर्ताओं को मिला, लेकिन इसका इलेक्ट्रल वोटिंग पैटर्न में कोई बहुत परिणाम नहीं होगा। और जैसा मेरा अपना मानना है कि राज ठाकरे इसमें सबसे बड़े लूजर होंगे, उनका फ़ायदा तो उद्धव ठाकरे को मिलेगा, उद्धव जी का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। एक सवाल और है, आपके सहयोगी हैं राज्य में अजीत पवार, कई जगहों पर अलग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में अजीत पवार भावना, ये सिर्फ कारपोरेशन इलेक्शन तक था, दूसरा सुप्रिया सुले के केंद्र में कैबिनेट में जाने की चर्चा अक्सर होती है, आपको लगता है कि वो जाती हैं तो आपकी शुभकामनाएं? पहली बात तो ये है कि अजीत दादा ये पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम लोगों ने पहले अनाउंस करके किया है, कोई अचानक हुआ नहीं है। हमने अनाउंस किया था कि कुछ कॉरपोरेशंस में हम ही लोग हैं, जैसे बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, वो नंबर 2 पार्टी है, ऐसी जगह अगर हम अलायंस करेंगे तो ये कार्यकर्ताओं को चुनाव है, कार्यकर्ताओं की भी नाराज़गी आएगी और साथ में एक प्रकार से हम स्पेस ओपन कर देंगे हमारे विरोधियों के लिए। इसलिए यहाँ फ्रेंडली फाइट हम करेंगे। अब फ्रेंडली फाइट करते करते वो थोड़े अनफ्रेंडली हो गए और उन्होंने हमारे ऊपर कुछ बातें भी कह दी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने वादों का और बातों का पक्का हूँ। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसका जवाब हम डेवलपमेंट में से देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही लोकलाइज्ड फेनोमेना है, इसका कोई हमारे गठबंधन पर असर नहीं है, हमारी सरकार पर कोई असर नहीं है। और जहाँ तक सुप्रिया जी का सवाल है, तो न कोई ऐसा प्रस्ताव है, न कोई ऐसी बातचीत है। बाकी चाहे वो हमारा साथी हो चाहे विरोधी हो, सभी को शुभकामनाएं तो हमारी है ही। नीतीश राणे साहब का बयान है, आपने 15 जनवरी के बाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को रहने नहीं देंगे, उसको लेकर वाकई में मतलब ऐसी कोई सरकार के पास चर्चा, कोई स्कीम, कुछ काम हुआ है या सिर्फ बयान था, दूसरा सर्विस से जुड़ा हुआ? हमने कई शहरों में दिखा, अवैध मज़ारों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कारपोरेशन में अगर आपकी सत्ता पहली बार सिंगल हैंडेड बैठती या शिवसेना के साथ में बैठती, आपका मेयर होता है, तो मुंबई या उसके आसपास के रीजन में क्या अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 1 साल में अनप्रेसिडेंटेड नंबर हम लोगों ने बांग्लादेशी ढूंढ कर निकाले और भारत सरकार की मदद से उनको डिपोर्ट भी किया है। और अब हम लोग इसको और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ऐसा होता है कि ये सारे बांग्लादेशी किसी न किसी रूट से बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार की मदद से अपने कागजात तैयार करते हैं और फिर वहाँ से वो मुंबई आते हैं। तो हम लोगों को इनको ढूंढना कठिन जाता है, क्योंकि दिखते भी हमारे बंगाली भाइयों जैसे हैं, बात भी वही करते हैं, आखिर पुराने तो है ही वही, तो इनको ढूंढना बड़ा कठिन जाता है। इसलिए हम लोगों ने अभी IIT बॉम्बे के साथ एक टूल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये एक AI बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके कारण इनकी पहचान आसान हो जाएगी। अभी 60% उसका काम हो चुका है, 60% एक्यूरेसी पर वो है। अगले 2-3 महीने में उसको 100% एक्यूरेसी पर ले जाएंगे। उसके बाद बहुत इंटेंस तरीके से हम ये खोज करेंगे और सबको डिपोर्ट कर देंगे। बुलडोजर वाला सवाल सर रह गया। ये देखिए, बुलडोजर का जहाँ तक सवाल है, जो भी अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण, उसको हम तोड़ेंगे। सर एक सवाल और है,
पृथ्वीराज चौहान ने आईएनएस को एक इंटरव्यू दिया था, बहुत चर्चा हुई, बात में क्रिटिसाइज भी किया गया। उन्होंने कहा कि जैसे माधुरो को उठा ले गए ट्रंप, वैसे मोदी जी को भी उठा ले जाएंगे। इस तरह के बयानों को, सीएम रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के बयानों को कैसे दिखते हैं? मेरे हिसाब से, मैं पृथ्वीराज चौहान जी को जो जानता हूँ, एक बड़े सजे हुए नेता है, मंजे हुए नेता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया हुआ है, मल्टीनेशनलिज्म को जानते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं। तो उनके जैसे नेता जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो दुख भी होता है और निराशा भी होती है। क्योंकि देखिए, कभी कभी आपको पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा समय आता है कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, कई सफलता नहीं मिलती, गली से लेकर दिल्ली तक हर जगह आप हारते हो, आपकी पार्टी हारती है। ऐसे समय संयम बरतना ये बड़े नेताओं का काम होता है। इस प्रकार के बयान देकर आप अपनी भी हंसी उड़ाते हो और अपने देश की हंसी भी आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उड़ाते हो। क्योंकि आपने देखा, इस प्रकार के बयान हमेशा पाकिस्तान के टीवी पर चलते हैं कि देखो भारत के बड़े राजनेता क्या कह रहे हैं। तो एक प्रकार से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी को इसके कारण एक चोट पहुंचती है और भारत कमज़ोर होता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनके जैसे नेता ने निराशा में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। एक सवाल और मेरा सर, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ, ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी का आपने 3-4 दिन पहले का इंसिडेंट देखा होगा, जब ईडी ने रेड किया, रेड के बीच में पहुंच गई, फाइलें लेकर चली गई। हमेशा ये मतलब देखिए पैटर्न बना हुआ है, कोई भी एजेंसी जाए वहाँ पर उनके लोग जाते हैं, अटैक करते हैं एजेंसी के लोगों पर, और हमेशा एक इशू क्रिएट होता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, संविधान ने सभी को कोई ना कोई अधिकार दिया है। कुछ स्टेट्स के अधिकार है और कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अधिकार है। इन अधिकारों में जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज तैयार हुई है, उनका अपना एक जांच का अधिकार है। उस जांच के अधिकार में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की एजेंसी या स्टेट का मुख्यमंत्री भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपको लगता है कि जांच गलत हुई है, आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट उस पर रिप्रीमांड भी कर सकता है। लेकिन जांच के बीच जाकर इस प्रकार की कार्रवाई करना ये कानूनन गलत है, एक गैर कानूनी है। अगर स्ट्रिक्टली कानून के हिसाब से जाए तो उनके ऊपर एक्शन हो सकती है। एक प्रकार से आप अगर हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धाराएं देखें तो इस प्रकार के इंटरफियरेंस पे आपको एक प्रकार से क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर तैयार होती है। दूसरा, संवैधानिक रूप से भी ये बहुत गलत है। संवैधानिक रूप से इस प्रकार से संविधान ने तैयार की हुई एजेंसी के किसी काम में रुकावट डालना, दैट कैन अमाउंट कि आप संविधान को नहीं मान रहे और आपके राज्य में संविधान को एक प्रकार से पैरों तले रौंदा जा रहा है। और देखिए, कोई करेगा नहीं, पर आप अगर देखेंगे स्ट्रिक्ट सेंस में, फ्रस्ट्रेशन है, हार का डर है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने काफी टफ टक्कर दी। 100% हार का डर है, 100% हार का डर है। क्योंकि उनका सारा चेहरा लोगों के सामने आया है और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर दीदी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और उन्हीं बांग्लादेशियों को पनाह दे देकर, उनको वोटर बना बना कर अगर वो चुनाव जीतना चाहती है तो लोगों में इसके रिएक्शन है। सर, बीते दिनों अन्नामलाई जो हैं स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, आपको लगता है सर कि उनके बयान को विपक्ष ने मिस इंटरप्रेट करके जनता में गलत जो एक भ्रमिकता है वो फैलाने की कोशिश की? क्योंकि उनका बयान सर मैंने थोड़ा सुना, वो जो फ्लो में जो बोल गए, कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा तो सर समझेगा कि उस इंटेंशन से वो नहीं बोल रहे हैं। जब आप उस क्लिप को देखते हैं और उसको लेकर जब साझा रैली में उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, जो जब बिलो द बेल्ट कमेंट यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत गलत बात है। पहली बात तो अन्नामलाई जी ने बॉम्बे शब्द कहा, ये कई बार सहजता से होता है। क्योंकि
अभी जैसे हम कभी अगर तमिलनाडु चले जाए तो हमारा भी पहले ये होता था कि हम चेन्नई नहीं मद्रास कहते थे। सालों से तमिल लोगों को हम मद्रासी कहते थे। अब अगर कोई मद्रासी कह दे तो उनको ऑफेंडिंग लगता है। अब वो मद्रास नहीं है, तो अगर हम कभी गलती से मद्रास कह दे तो उनका अपमान करने के लिए नहीं कहते। भाई 50 साल तक हम अगर 40 साल तक ये सीखे कि ये मद्रास है इसलिए कहते हैं, तो ऐसी गलती बाहर के लोगों से कई बार होती है कि जब मुंबई आते हैं तो सालों से मुंबई को अंग्रेज़ों ने बॉम्बे कर दिया था तो वो बॉम्बे कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका मुंबई नाम को कोई विरोध है या मुंबई का उनको अपमान करना है या मराठी व्यक्ति का अपमान करना है। दूसरा, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये कहने की कोशिश की कि भाई आप ये जो मारपीट करते हो तो मुंबई ये केवल एक आइसोलेटेड शहर नहीं है, एक इंटरनेशनल सिटी है। इसका मतलब ये महाराष्ट्र की नहीं, ऐसा नहीं है। केवल महाराष्ट्र की इसको मत मानिए, इसके रिपरकेशंस इंटरनेशनली होते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी है। तो मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई गलत इंटरप्रिटेशन करके जिस भाषा में उनके ऊपर आरोप किए गए, ऐसा है कि हमारे देश में, हम महाराष्ट्र में हैं, हमारी क्षेत्रीय अस्मिता है, हम मराठी है, हमको मराठी का अभिमान है, मराठी जनों के लिए हम काम करते हैं, मराठी भाषा के लिए हम काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषिकों को हम ह्यूमिलेट करें। आज अगर तमिलनाडु में इसी प्रकार से कोई मराठी आदमी को ह्यूमिलेट करेगा तो मराठी आदमी को तो गुस्सा आएगा ना, हमको गुस्सा आएगा ना, तो इसलिए गलत बात है। पर राज ठाकरे की इस लैंग्वेज को किस तरह से मुंबई में इस टाइप की लैंग्वेज हम कहते हैं ना, स्ट्रीट लैंग्वेज, इस तरह की तो उनकी आदत है, उनकी आदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करके एक हेडलाइन मिल जाती है, वो बटोर लेते हैं। सर एक सवाल है उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़ चुके हैं, बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा क्या है? वो तो आज भी कहते हैं कि मेरा हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है। और आज की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कितने सार्थक है? देखिए, जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी उनकी रैली में पार्टिसिपेट करके वोट मांगते हैं। वो छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू को पार्टी में लेकर टिकट वो देते हैं। और अब उनके लोग मस्जिदों में जा जाकर कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी अगर वापस चुनकर आए तो आपका जो निकाला हुआ लाउड स्पीकर है वो हम वापस लगवा देंगे। ये सारी बातें क्या इंगित करती है? हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और जो प्राचीन भारतीय परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, ऐसा व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, हम उसको हिंदू मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभी तलवे चाटने का काम शुरू किया है, अपीजमेंट का काम चालू किया है, ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खिलाफत की, अपीजमेंट, अब उसी को करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरीके से छोड़ दिया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, तो उनका कोई वजूद मुझे दिखाई नहीं देता। वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। बाकी महाराष्ट्र के चुनाव में इर्रेलेवेंट है, इसलिए, और मैं महाराष्ट्र के बाहर का नेता भी नहीं हूँ, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में तो इर्रेलेवेंट इतना मैं कह सकता हूँ। तो किसके तलवे चाट रहे हैं? आपने कहा तलवे चाट रहे हैं, किसके? मतलब माइनॉरिटीज़ के और स्पेशली मुस्लिमों के। सर ऐसा क्या है कि चुनाव से पहले, नतीजों से पहले महायुति के जो है 68 कॉर्पोरेटर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र चुनकर आए हैं। ये सरकार का लोगों के प्रति जो है काम दिखाता है, या जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग सत्ता बल का, धन का दुरुपयोग करके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। एडिंग टू दैट सर, कई जगह ऐसे हैं जहां पर जो विपक्षी खेमा है उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट आए, विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिला इसीलिए आए, केवल हमारे नहीं आए, इस्लामिक पार्टी का भी चुनकर आया। एक तो इंडिपेंडेंट, जहाँ हमको भी उम्मीदवार नहीं मिला है, किसी को ही नहीं मिला, वो चुनकर आ गया। अब आपको उम्मीदवार नहीं मिलते तो हम इसके लिए क्या करें?
अगर हम लोग धन और क्या क्या उन्होंने जो आरोप लगाया, बल और सारे इसके साथ अगर हम लोग, मुंबई में एक भी क्यों नहीं हुआ? फिर मुंबई में होना चाहिए था ना, मुंबई तो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। उसके अगेंस्ट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि लगातार किरीट सोमैया जी से इन खासे नाराज रहे, किरीट सोमैया जी पर इन्होंने अटैक भी किया है। किरीट सोमैया जी के बेटे नील सोमैया ये चुनाव लड़ रहे हैं। नील सोमैया के खिलाफ कांग्रेस को भी उम्मीदवार नहीं मिला, शरद पवार जी को भी नहीं मिला और उद्धव ठाकरे जी को भी नहीं मिला। एक इंडिपेंडेंट आदमी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर अब मुझे बताएं, अब नील सोमैया के खिलाफ आपने क्यों नहीं खड़ा किया उम्मीदवार? अगर आप खड़ा करते हो और वापस लेते हो तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे, पार्टियों ने नहीं भरा है। तो इसका मतलब यह है कि लोग आपके साथ आने को तैयार नहीं है। आपके स्पीच की चर्चा हुई सर, एक आखिरी सवाल है। बहुत आखिरी हो गया अभी। एक आपने हिंदी में स्पीच दिया था वसई विरार में, मतलब पहले हाँ। शुरुआत आपने मराठी से की थी, आखिरी 5-6 मिनट आपने हिंदी में स्पीच दिया। वहां पर काफी हिंदी भाषी लोग थे, लेकिन उस स्पीच के बाद ठीक 24 घंटे के बाद में संजय राउत ने उस पर आपत्ति जताई कि महाराष्ट्र में, मुंबई में रहकर आप हिंदी में स्पीच देते हैं, जबकि खुद ठाकरे परिवार का भी हमने देखे तो कई इंटरव्यूज भी तो हिंदी में देखिए, मैं मराठी में बोलूं, मैं हिंदी में बोलूं या मैं अंग्रेजी में बोलूं, मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हिंदी में या अंग्रेजी में बोलना इसका मतलब मराठी की खिलाफत करना नहीं है। मराठी मेरी भाषा है, वो मेरी मातृभाषा है, हमेशा मेरे लिए वो सर्वोच्च है। उसके साथ साथ सभी भारतीय भाषाएं जो है मेरे लिए सम्मानजनक है, और अंग्रेज़ी चूँकि एक प्रकार से संपर्क की भाषा के रूप में हमारे यहाँ डेवलप हुई है, इसलिए मेरा उसके प्रति कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भारतीय भाषाओं का विरोध करते हो और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट डालते हो, ये कौन सी नीति है भाई? मराठी अपनी भाषा है, और अगर आप ये कहते हो कि मराठी के सिवा दूसरी कोई भाषा नहीं चलनी चाहिए, फिर अंग्रेजी क्यों चलती है आपको? क्या कारण है? वो तो अंग्रेज़ों की भाषा थी, अपनी भाषा थोड़ी है। ये तो भारतीय भाषा, हमारी भाषा है। इनमें से बहुतांश भाषाओं में तो संस्कृत से तैयार हुए शब्द है, हमारे देश की बनी हुई भाषा है। इसलिए ये जो इनका चेहरा है ना, इन सब के बेटे कोई मराठी मीडियम में नहीं पढ़ा है, इन सब के बेटे बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, और फिर ये बात करते हैं मराठी की। इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। थैंक यू।